देखिए, आज हम बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र की बात कर रहा हूं। इसमें पहला है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब जानते हैं ना कि इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। एक फार्मूला हमारे पास आता है Q इक्वल टू NE, ठीक है। अब देखिए, इसी से जो है आप क्या कर सकते हैं, इसी से आप इसका डेफिनेशन बना सकते हैं ना। अब आप लिख सकते हैं किसी चालक पर, देखिए उसी से बना दीजिए, किसी चालक पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को देख पा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। ये बात तो आप समझ गए होंगे। देखिए भाई, अगर हम n की वैल्यू 1, 2, 3 and so on रखते जाए तो Q की वैल्यू कितनी मिलेगी। पहली बात तो E मिल जाएगी 1 रखने पर, दूसरा क्या मिलेगा 2E, तीसरा क्या मिलेगा 3 and so on मिलता हुआ चला जाएगा। यानी जो इलेक्ट्रॉनों पर जो किसी भी चालक पर जो चार्ज होता है वह हमेशा, है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। बात समझ रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। और देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन पर देखिए, अगर इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है -E, और अगर प्रोटॉन है तो क्या चार्जेस होगा +E, जानते हैं। और इसका मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये माइनस यहां लगा दीजिए, समझ रहे हैं ना। और यहां इसका हो जाएगा +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये प्रोटॉनों की संख्या हो गई, ठीक है। एक और हीलियम परमाणु जो होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, हीलियम परमाणु पर चार्ज कितना होता है 2E, कितना होता है 2E। यानी आप अगर बात करेंगे तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19, यानी ये मिल जाएगा 3.2 × 10⁻⁻19। बात समझ रहे हैं ना, देख पा रहे होंगे आप। ये हीलियम, वैसे भी हीलियम परमाणु, हीलियम जो होता है, हीलियम का क्या होता है 2He4, यही तो होता है ना 2He4। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बात समझ रहे हैं ना, 2He4। ये तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखिए, यदि n इक्वल टू 1 मैं रख दूं, क्या रख दूं, n की वैल्यू अगर 1 रख दूं तो आप लिख सकते हैं यदि n इक्वल टू 1 तो किसी चालक पर, है ना, किसी चालक पर n इक्वल टू 1 पर आवेश, हाँ, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं ना, बराबर होता है ना। ये देखिए, हमने आपको चार्जेस की बात किया है, ये चार्ज की बात है। पूरा हमने इस चार्ज का पूरा खाका आपके सामने रख दिया, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे चल रहे हैं हम कूलम्ब्स लॉ पर। कूलम्ब्स लॉ क्या है, देखिए, अगर ये देखिए, यहां पर एक आवेश, यहां पे दूसरा आवेश है, ठीक है। ये मान लीजिए कौन सा आवेश है Qn, ये मान लीजिए कौन सा आवेश है आदित्य Q2, है ना। इनके बीच की दूरी मान लीजिए क्या है
आर है। क्या है? इनके बीच की दूरी क्या है? आर है। मैंने लिख दिया, ये आवेश Qn है, ये आवेश Q2 है, इनके बीच की दूरी आर है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए इस पर प्लस चार्ज हो और इस पर माइनस चार्ज हो, इस पर प्लस चार्ज हो, ध्यान दीजिए हमारी बात, अगर इस पर प्लस चार्ज हो और इस पर माइनस चार्ज हो, अपोजिट चार्ज हो, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। आकर्षित करेंगे यानी अट्रैक्शन करेंगे ये। अच्छा, अगर इन दोनों पर समान चार्ज हो जाए तो प्रतिकर्षण करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? बोलिए। अच्छा, इनके बीच अब लिखेंगे, यदि दो चार्जों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल, यानी अगर समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल, विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल, दोनों लगता है। लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती। ध्यान दीजिएगा, दोनों आवेशों, मान लीजिए वो लगने वाला बल क्या है? F है, तो दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती। क्लियर हो गई? तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलम्ब लॉ है, यही कूलम्ब लॉ है। ठीक है। अब जिन चीजों को हमने यहां कहा है उन्हीं चीजों को आप यहां लिख दीजिए। देखिए, लिखेंगे, यदि दो आवेशों के बीच, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के, देखिए, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, हमने कुछ नहीं किया, हमने जो यहां समझाया था उसी को हमने लिख दिया। फिर से देखिए, ये दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं यही तो बोला अभी। ये देखिए, अब आप यहां लिखिए, यदि दोनों आवेश, देखिए, ये दोनों आवेश Qn व Q2 हो, Q1 Q2 तथा उनके बीच की दूरी R हो तथा आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल F हो तो देखिए, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 हो जाएगा बेटा, पहला। दूसरा क्या हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल 1/r², सेकेंड में। हो गया कि नहीं? अब दोनों को मर्ज कर दीजिए एक दूसरे में। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से जब आप मर्ज कर देंगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r² लिखा जा सकता है कि नहीं? दोनों को मैंने जोड़ दिया एक दूसरे में। अब जानते हैं कि इस मार्ग को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, मालूम है ना? तो आप यहां लिख देंगे F = K × Q1 Q2/r²। ये देखिए, ये आपका कूलम्ब लॉ है। क्या है ये? एक कूलम्ब लॉ है। ठीक है। अब आइए,
यहां पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं जहां के एक अनुकरणपातीय नियतांक है। जानते हैं आप, लिखते हुए आए हैं अब तक, एक अनुकरणपाती नियतांक है, अनुकरणपाती नियतांक है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। यदि, फिर लिख रहा हूं, यदि दोनों आवेश निर्वात या वायु, निर्वात व आय में रखे हों तो, ये दोनों आवेश कहां रखे हों, निर्वात में हो अथवा वायु में हो, तो प्रयोगों द्वारा k का मान 9.0 इंटू 10⁹ होता है। कहां से निकाला गया था इसको? प्रयोगों द्वारा। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जब दोनों चार्जों को, दोनों आवेशों को हमने निर्वात में रखा अथवा वायु में रखा तो k की वैल्यू कितने मिल गए? 9.0 इंटू 10⁹ होता है। इसी एक्सप्रेशन को हमने कर दिया, इसलिए लिख दीजिए सो F इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटे R²। हो गया कि नहीं? बात समझ रहे हैं ना? ये चीजें यहां पर, ये चीजें आपकी देखिए, ये फार्मूला निकल करके आ गया, इसको कहते हैं कूलाम्ब लॉ। पूरा इतना लिखने के बाद हम इसको लिखेंगे। पूरा आपका ये एकदम आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। कुछ चीजें और कूलाम्ब लॉ में है जो हम बताने जा रहे हैं। अभी हम k की जगह पर कुछ और चेंजिंग करेंगे। बात समझ रहे हैं ना? तब फिर आगे की बात करते हैं। नोट इट। क्या बताया हमने? कूलाम्ब लॉ क्या है? F इक्वल टू, पहले तो हमने लिखा था k इंटू Q1 Q2 अपान R², ये लिखा था। फिर हमने कहा था कि प्रयोगों द्वारा k का मान 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपान R², ये किया गया था। ठीक है, एक फार्मूला आपने ये निकाला यहां पर, और दूसरा फार्मूला ये निकाला आपने। कोई भी फिजिक्स का फार्मूला जब आप लिखेंगे तो उसको ऐसे ही घेर देंगे। ठीक है ना? ये कहते हैं कूलाम्ब लॉ। देखिए, अगर मैं इसकी बात कर लूं, किसकी बात? इन दोनों की बात कर लूं, चलिए इन दोनों की बात नहीं करता। अगर मैं इसकी बात कर लूं, किसकी बात? इसकी बात कर लूं, यहां देखिए, अगर इस फार्मूले से आप लिख सकते हैं, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 हो जाए, यानी क्या हो जाए? 1 कूलाम्ब हो जाए, और R इक्वल टू भी 1 हो जाए, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हाँ, बहुत सुंदर आ जाएगी, 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन। मिलेगा कि नहीं? बोलिए। अब आप परिभाषा बना दीजिए। यदि, देखिए, यदि दो आवेश, ये दो एकांक आवेश, एकांक माने एक, बात समझ रहे ना? ये दो एकांक आवेशों के बीच की दूरी एकांक हो तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F 9.0 इंटू 10⁹ के बराबर होता है। क्यों जी आदित्य? बराबर होता है। आपने देख रहे हैं ना? आप यहां से इसको भी लिख दिया आपने। कितना आसान है देखिए फिजिक्स को आप सीखने का प्रयास करिए, एकदम मक्खन हो जाएगी पूरी फिजिक्स। बस यही आपको प्रयास करना है कि हम एक एक स्टेप को, एक एक फार्मूले को समझते चलें।
मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आप समझिए। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, के स्थान पर, के स्थान पर 1/4πε0 भी लिखा जा सकता है, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। निर्वात की क्या है? वैद्युतशीलता है। निर्वात की वैद्युतशीलता है। अभी याद आएगा, एप्सिलॉन 0 को निर्वात की वैद्युतशीलता बोलते हैं। कुछ लोग इसको एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन 0। इधर प्रचलन में आ गया है एप्सिलॉन नॉट पढ़ने का, एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आप इसको अगर ये पढ़ें एप्सिलॉन 0 तो कुछ ज्यादा बेहतर है। ठीक है, के की जगह पर क्या लिख लेते हैं? 1/4πε0। ये हो गया। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, जो लगने वाला बल F है यह बराबर क्या हो जाता है? 1/4πε0 इंटू Qn Q2 अपान R²। लिखा जा सकता है। ये एक फार्मूला अलग से आ गया, फिर कूलाम का देख पा रहे होंगे आप। ठीक है, अगले स्टेप्स में आपका है कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। देखिए, एप्सिलॉन 0 का मात्रक देखिए, लिखेंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन 0। बहुत अच्छी बात, एप्सिलॉन 0 का मात्रक अगर लिखना हो तो आप जानते हैं F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Qn Q2 अपान R²। होता है कि नहीं? होता है। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं एप्सिलॉन को यहां ले आऊं, यानी एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? Qn Q2 अपान 4πR²। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। अच्छा, अब देखिए एप्सिलॉन 0 की बात करेंगे, Qn Q2। Qn का मात्रक कूलाम होता है। अच्छा, दूसरे का मात्रक भी क्या हो गया? कूलाम अपान 4 का मात्रक होता नहीं है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, पाई भी यूनिट लेस क्वांटिटी है। F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ध्यान दीजिएगा हमारी बात, न्यूटन। R का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? अब मैं एप्सिलॉन 0 का जब मात्रक लिखना शुरू करूंगा तो लिखूंगा कूलाम स्क्वायर, है ना, इंटू, या इंटू न लिखिए, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। बोलिए, ये मात्रक हो गया इसका। बोलिए, समझ पा रहे होंगे आप। इसको शॉर्टकट में हम लिख देते हैं एप्सिलॉन बराबर, ये देखिए, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये शॉर्टकट लिख दिया। ये एप्सिलॉन 0 का मात्रक हो गया। अब अभी थोड़ी देर बाद हम एप्सिलॉन 0 के बीमा पर चलते हैं। इसका बीमा क्या होता है? कभी कभी एक नंबर में पूछता है कि एप्सिलॉन 0 की बीमा बताइए। देखिए, मैं बीमा का जिक्र करता हूं यहां, ध्यान दीजिएगा हमारी बात। देखिए, आइए, एप्सिलॉन 0 की बीमा, किसकी बात हो रही है? बीमा, यानी डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन 0। डायमेंशन। अब हम फिर इसी फार्मूले का जिक्र कर देंगे। देखिए, F इक्वल टू, सब आपने फर्स्ट ईयर में 11th में आपने इसका बीमा वगैरह के विषय में सारी जानकारी आपको दी जा चुकी है। F इक्वल टू 1/4πε0 हो गया। अब हमने यहां से लिखा कि एप्सिलॉन 0 बराबर ये हो जाएगा Qn Q2 बटे
4 पाई एफ आर स्क्वायर। हो गया कि नहीं? लेकिन जानते क्या आप हैं कि कोई भी बीमा जो हम निकालते हैं, डायमेंशन निकालते हैं, वो सारी की सारी बीमा एमकेएस सिस्टम में होती है। एमकेएस माने मीटर, किलोग्राम और सेकंड में होती है। मालूम है आपको? यहां से अगर मैं इस यूनिट से निकालने का प्रयास करूं तो मुझे नहीं निकल सकता, क्योंकि यह एमकेएस सिस्टम की यूनिट ही नहीं है। तो सबसे पहले इस यूनिट को हमको एमकेएस सिस्टम में चेंज करना पड़ेगा। जब एमकेएस सिस्टम में चेंज कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा। देखिए, अब आइए यहां देखिए, एप्सिलॉन 0 बराबर, ध्यान दीजिएगा हमारी बात, क्यू, एक फार्मूला होता है, क्यू इक्वल टू क्या? आई टी होता है ना। तो आप क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे? आई टी इंटू आई टी। लिख दिया कि नहीं? Q1 की जगह पर आई टी, Q2 की जगह पर आई टी, अपान 4 पाई, कोई बात नहीं। F को लिख सकते हैं, F इक्वल टू क्या होता है? एम ए होता है ना। F इक्वल टू एम ए है ना, न्यूटन लॉ। और R की वैल्यू क्या होती है? R की R ही रहने दीजिए, इसको अभी बाद में चेंज कर लिया जाएगा। इसको लिखा जा सकता है एप्सिलॉन बराबर, ये देखिए, आई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, है ना। यहां पर आइए, यहां पर अभी यही लिखिए, एम ए आर स्क्वायर, 4 पाई भी लगा दीजिए, कोई बात नहीं। अभी अब हम लिखने जा रहे हैं इसके यूनिट्स को। देखिए, एप्सिलॉन 0 बराबर, आई का क्या होता है? एम्पियर। ये क्या हो गया बेटा? एम्पियर स्क्वायर। टी का क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर, अपान 4 पाई की कोई यूनिट नहीं होगी, यूनिटलेस क्वांटिटी है। यम का क्या होता है? किलोग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, किलोग्राम हो गया। इसका क्या, ए का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे रहेगा ना सेकंड स्क्वायर, तो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, सेकंड स्क्वायर। बात समझ पा रहे हैं? और आर का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। बात तो हमारी समझ पाए होंगे आप। अब यहां पर एप्सिलॉन 0 बराबर लिखेंगे एम्पियर स्क्वायर इंटू सेकेंड पर पावर 4 डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा? किलोग्राम इंटू क्या? मीटर क्यूब। देखिए, हमने चेंज कर दिया, नहीं चेंज कर दिया। ये सारी की सारी यूनिट अब आपकी एमकेएस सिस्टम में आ चुकी है, देख पा रहे होंगे। आगे की बात हम करेंगे यहां। देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अब हम बीमा लिखना शुरू करते हैं। देखिए, आइए, एप्सिलॉन 0 बराबर, एम्पियर की बीमा क्या होती है? ए स्क्वायर हो गया। सेकंड की बीमा क्या होती है? टी पर पावर 4 हो जाता है, डिवाइडेड बाई, किलोग्राम है, किलोग्राम की बीमा एम, और मीटर की बीमा एल क्यू। ठीक है, बस इसी को ऊपर नीचे कर लीजिए। तो यहां से एप्सिलॉन 0 का यम ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? यम पर पावर -1, यल ऊपर जाएगा, यल पर पावर -3, यहां पर टी पर पावर 4, और क्या? ए का स्क्वायर, क्यों दिया देते। और यहां से एप्सिलॉन 0 का मिल जाएगा, देखिए, यम पर पावर -1, यल पर पावर -3, टी पर पावर 4, और क्या? ए स्क्वायर। ये इसकी बीमा हो गई। कभी आ जाए तो इसकी बीमा आप ऐसे निकाल देंगे अपनी परीक्षा में, कहीं से कोई परेशानी आने वाली नहीं है आपको। बशर्ते आप इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी बीमा, कोई भी डायमेंशन किसी की भी निकलती है तो उसको जो है एमकेएस सिस्टम में हमेशा निकाला जाता है। और 11th में आपको बताया गया था कि यूजेज ऑफ डायमेंशन, डायमेंशन का उपयोग क्या है। पहली बात क्या होती है, किसी भी चीज को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला भी जा सकता है, किसकी सहायता से? डायमेंशन की सहायता से। दूसरा क्या था, कोई भी इक्वेशन अगर लिखा हुआ है, कोई भी फार्मूला अगर लिखा हुआ है, वो फार्मूला पूरी तरह से सही है कि नहीं सही है, हम डायमेंशन एनालिसिस के मेथड से उसको जांच भी कर सकते हैं।
तीसरा क्या था इसका यूज कि विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। आपको आपके टीचर जो 11th में रहे होंगे उन्होंने इसको बताया भी होगा। ठीक है, ये सारे यूजेस थे डायमेंशन के। हम जहां भी फार्मूले को प्रूव करेंगे, जहां भी कोई नई क्वांटिटी आपको मिलने शुरू हो जाएगी, वहां बीमा हम जरूर निकालेंगे। ठीक है, आप नोट करें, फिर आगे की बात करते हैं। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन 0। अभी मैंने क्या बोला है? अभी हम बोले हैं कि के की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जा सकता है। और के की वैल्यू कितनी होती थी? 9.0 इंटू 10⁹9। हम क्या करेंगे यहां देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर क्या हो जाएगा? 9.0 इंटू 10⁹9 हो गया। अब देखिए, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं और इसको कहां? इधर ले आ रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं उधर ले जा रहा हूं, इसको इधर ले आ रहा हूं। तो क्या लिख सकते हैं? 4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9.0 इंटू 10⁹9 होगा कि नहीं? होगा। बड़ी अच्छी बात। यहां लिख सकते हैं 4 इंटू 22/7 इंटू एप्सिलॉन 0 बराबर 1/9.0 इंटू 10⁹9 हो गया। इस 7 को वहां ले जाऊं, एप्सिलॉन 0 बराबर, ठीक है, 7 है ना। क्या हो जाएगा? 7, देखिए 7 अपान 4 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10⁹9 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। ठीक है, चलिए, एप्सिलॉन 0 बराबर 7 अप इंटू 10⁻⁻9 डिवाइडेड बाई, यहां कितना हो जाएगा? ये 22 चौक 88, 88 नवा 9 8 72 के 2 7 और 9 8 72 और 7 79। सही है जी, इतना हो गया। अब हम इसमें इसको डिवाइड करते हैं। क्या करना है हमको? आइए, एप्सिलॉन 0 बराबर 0.00883, यही तो था ना, इंटू 10⁻⁻9। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक बार इसको मैं पुनः लिखता हूं। एप्सिलॉन 0 बराबर क्या था? 0.00838 इंटू 10⁻⁻9। देखो बेटा, डेसिमल को मैं खिसका रहा हूं, 1 2 3 यहां ला रहा हूं डेसिमल ना, तो हो जाएगा 8.838 इंटू 10⁻⁻12। बात समझ पा रहे हैं? अब इसके बाद अभी एप्सिलॉन 0 का मैंने मात्र लिखा था। क्या लिखा था? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन 0 की। बात समझ पा रहे हैं ना? ये हो गया एप्सिलॉन 0 की। यहीं पर आपका इस कूलाम्स लॉ का जो था वो कूलाम्स लॉ यहीं पर खत्म हो जाता है। तो हम सभी लोग इस कूलाम्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि वेक्टर में ये कैसे होल्ड करता है, और उस वेक्टर के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे कि वेक्टर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो वेक्टर्स की प्रॉपर्टी न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी फॉलो करती है। कल आपको दिखाएंगे कि जब हम न्यूटन्स का वेक्टर फॉर्म करते हैं तो वेक्टर फॉर्म न्यूटन्स के थर्ड लॉ को भी होल्ड करता है। थर्ड लॉ का मतलब एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। जिस बॉडी पर हम बल लगाते हैं वह बॉडी भी उतना ही बल लगाती है। यानी अगर मैं इधर से F1 बल लगा रहा हूं, अगर मैं इधर से किसी दीवार पर ही मान लीजिए मैं F1 बल लगा रहा हूं, तो दीवार हमारी पास अगर F2 बल लगाएगी तो ये दोनों बराबर होगा किसके? अपोजिट डायरेक्शन के लिए। ठीक है, आपको दिखाएंगे।
आपने ये भी देखा था, देखिए आपने ये भी देखा था, जैसे मान लीजिए आपने दो क्वांटिटियां पढ़ी थी फिजिक्स में। कौन सी क्वांटिटी? एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरी कौन सी? स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि को हम क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, वेक्टर ए हो गया। और स्केलर क्वांटिटी को क्या लिखते हैं? सिर्फ ए। क्या मतलब है? इसमें डायरेक्शन नहीं होता, इसमें क्या? इसमें डायरेक्शन होता है, जानते हैं ना, इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि आपको 10 किलोमीटर जाना है, आप सबसे पहले जो 10 किलोमीटर मैंने जाने की बात कही, ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं है। किधर जाना है? पूर्व जाना है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है, दक्षिण जाना है, किधर जाना है भाई? आप बताइए तो हमको, तभी तो हम जान पाएंगे। तो इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी बनाई गई कि जहां पर उसका परिमाण भी हो और डायरेक्शन भी हो। कल इसकी चर्चा मैं पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलॉम्स लॉ के विषय में करूंगा और ये दिखा भी दूंगा आपको कि ये न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।